फेडरलिज्म का जो ओरिजिन आता है दैट केम बिकॉज ऑफ कॉन्स्टिट्यूशनलिज्म। जो संविधान का जो कोर प्रिंसिपल है उसमें आता है लिमिटेड गवर्नमेंट। अब लिमिटेड गवर्नमेंट का मतलब होता है पावर को लिमिट करना, समझ रहे हो? तो अल्टीमेटली तो लिमिटेड गवर्नमेंट से क्या होगा, डिवीजन ऑफ पावर होगा। एक सेकंड इसको थोड़ा हल्का रखते हैं ना। तो डिवीजन ऑफ पावर होगा। इसके साथ साथ क्या होता है, अब पावर डिवाइड करने से क्या होगा, कंसंट्रेशन ऑफ पावर नहीं होगा। कई बार क्या होता है, कई राजाओं के पास पावर कंसंट्रेट होती थी एंड इट हैज बीन सेड पावर करप्ट बट एब्सोल्यूट पावर ऑलवेज करप्ट, ठीक है। तो उस चीज को मिनिमाइज करने के लिए लिमिटेड गवर्नमेंट का कॉन्सेप्ट आता है, ठीक है। सो फर्स्ट रीजन वाज लिमिटेड गवर्नमेंट, सेकंड वाज टू इंश्योर द डाइवर्सिटी इज मेंटेन। समटाइम्स क्या होता है, देयर आर लॉट्स ऑफ कंट्रीज लाइक कनाडा, इंडिया, वेयर देयर इज लॉट्स ऑफ डाइवर्सिटी। तो टू मेक श्योर डाइवर्सिटी इज देयर, हर रीजन की इंपॉर्टेंस को ध्यान में रखते हुए हमें ये एहसास हुआ कि फेडरलिज्म के कॉन्सेप्ट को लाना पड़ेगा, ठीक है। फिर आगे बढ़ के फेडरलिज्म का कॉन्सेप्ट आगे बढ़ता है तुम्हारा, जहां पे 17 और 19 सेंचुरी में वेव्स आती है। पहला जो फेडरलिज्म का देश बनता है वो यूएसए बनता है, क्योंकि यूएसए में देयर वाज ऑलरेडी अ ब्रिटिश कॉलोनी वेयर पावर वाज सेंट्रलाइज्ड, केंद्रीकरण था ब्रिटेन में। And because of centralization of power, there were lots of exploitation of the colonies, like USA, and same case with the India. So because there was a concentration of power, there was the exploitation. So what happened when USA became independence? That is in 1776. After that, they thought to make a constitution, we need to come together. Come together. That's why they all the 13 colonies of the states, यूएसए के सारे 13 प्रांत एक साथ आए एंड दे फॉर्म अ फेडरल स्टेट्स, जिसको बोलते हैं यूनाइटेड स्टेट अंडर द कॉन्स्टिट्यूशन। दैट्स व्हाई वी कॉल यूएसए's model of federalism as a coming together model. What it means, all the state came together and they form a federal state, that is United States. That was a, and because of success of the USA, that form of government, that is federalism form of government, is spread to Switzerland, then Canada, and finally Australia, and ultimately in India. In India, there was already a little bit of provision of the federalism that was from the starting of the Government of India Act 1919, where there was a concept of division of power through diarchy. In 1919, diarchy was introduced in the provinces level, but that diarchy came into center at the 1935 Act, and at the same time there was a provincial autonomy. What it means, 1935 के एक्ट में प्रांतों के पास स्वायत्तता थी, ठीक है। तो ये सब क्या थे, कहीं ना कहीं स्टार्टिंग पॉइंट से फेडरलिज्म के, ओके। फिर क्या होता है, कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली डिबेट्स होती हैं, where Dr. Ambedkar gave the concept of union of state. What he called, instead of instead of following the USA model of federalism, we should follow the union of state model, where India is indestructible union of destructible state. इसका मतलब होता है हमारा यूनियन, जो यूनियन है हमारा, वो तुम्हारा क्या है, वो डिस्ट्रक्टिबल नहीं है, वो तोड़ा नहीं जा सकता। लेकिन जो स्टेट्स हैं दे कैन बी ब्रोकन अंडर आर्टिकल 13, जो कि अभी हमारे उत्तराखंड, झारखंड, ये लोग बने थे अंडर आर्टिकल 3, ओके। सो इंडिया सिलेक्टेड स्ट्रॉन्ग सेंटर। व्हाई इंडिया फेवर्ड द स्ट्रॉन्ग सेंटर रूल एट द टाइम ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन मेकिंग? जब संविधान बनना था तो हमने स्ट्रॉन्ग सेंटर क्यों लिया था? There were few reasons. One was partition, so there was a fear of the secession movement, like in Manipur, in Hyderabad. तो एक strong center से we can ensure the security of a nation. Sovereignty will be ensured through strong center. Okay. Second point was there was a regional stability. Our eastern part, like Bihar, Odisha, West Bengal, it was less developed compared to, in the case of western part, that is a Maharashtra, Gujarat, that part was well developed. So इफ सेंटर प्लान वेल, अगर जो केंद्र है वो अच्छे से प्लान करेगा तो जो रीजनल डिस्पैरिटी है उसको हम बहुत अच्छे से बैलेंस कर सकते हैं, ओके। तो सेकंड रीजन वाज रीजनल डिस्पैरिटी को कम करने के लिए। देन देयर वाज अ पास्ट एक्सपीरियंस एज वी वर कॉलोनीज ऑफ द ब्रिटेन, एंड ब्रिटिश ऑलवेज हैव अ स्ट्रांग सेंटर लाइक गवर्नर जनरल, देन वाइसराय। सो देयर वाज ऑलवेज वी वर फेमिलियर विद दिस प्रोसेस, एंड देयर वाज अ व्हाट एक्चुअली में नेहरू जी वाज फेवर इन द फॉर्म ऑफ strong center-led development. Our first prime minister, he favored the center-led development. That's why the first year and second 5-year plan था, वहां पे states की एक extra responsibility दी गई थी, okay. Now understand. फिर after understanding why we followed strong center form of
स्ट्रॉन्ग सेंटर फॉर्म ऑफ फेडरलिज्म, जिसको बोलते हैं, केसी वीएलए ने बोला था क्वासी फेडरलिज्म, ठीक है। क्वासी फेडरलिज्म मतलब क्या होता है, फेडरल है बट 100% फेडरल नहीं है, ओके। देन इवोल्यूशन ऑफ द फेडरलिज्म, इवोल्यूशन ऑफ फेडरलिज्म में 1950s में स्ट्रॉन्ग सेंटर था, एज पंडित नेहरू वाज स्ट्रॉन्ग लीडर, सो एट द सेम टाइम देयर वाज नो रीजनल पार्टी, सो देयर वाज अ मोर ऑफ अ कोऑपरेटिव फेडरलिज्म था, साथ साथ चल रही थी चीजें। बट वंस द कांग्रेस ब्रोक डाउन इन द 1967 इलेक्शन, वंस द कांग्रेस ब्रोक डाउन, जब कांग्रेस टूटती है, देयर वाज द इमरजेंस ऑफ रीजनल पार्टीज लाइक एसपी, है ना, देन वो आपके बिहार में, आपके एआईएडीएमके तमिलनाडु में, फिर आईएनसी ब्रोकन, रीजनल पार्टीज इमर्ज हुई, इंदिरा गांधी। अच्छा, इस पीरियड में क्या होता है, रीजनल पार्टीज का इमरजेंस होता है, प्लस इंदिरा गांधी फेवर्ड स्ट्रॉन्ग सेंटर, स्ट्रॉन्ग सेंट्रलाइजेशन, दैट लेड टू कन्फ्रंटेशन। तो इस फेज को ही बोलते हैं कन्फ्रंटेड फेडरलिज्म, कन्फ्रंटेड फेडरलिज्म, जो कि क्वेश्चन था मेंस का, ठीक है, कि इवोल्यूशन में कन्फ्रंटेशन भी थी, बिकॉज मोर देन 200 टाइम्स there was a misuse of the article of 356, what it says, president rule, राष्ट्रपति शासन, ठीक है, प्रेसिडेंट रूल की बात होती है अंडर 356। फिर क्या होता है, आफ्टर दैट थर्ड फेज वाज 1989 to 2014, there was the emergence of the coalition parties like NDA, UPA. What it means, the importance of regional parties became very important, because आपको सेंटर में अगर पावर चाहिए, ठीक है, तो आपको रीजनल पार्टी का सपोर्ट चाहिए था, तो उनकी इंपॉर्टेंस बढ़ गई, उनकी बार्गेनिंग पावर बढ़ जाती है, दैट्स वाई जो फाइनेंस कमीशन है वो ज्यादा स्टेट्स को आपका पैसे देने लगता है, तो इमरजेंस बढ़ गई। एट द सेम टाइम देयर वाज द एलपीजी रिफॉर्म ऑफ द 1991, जहां पे हमारी इकोनॉमी लिबरलाइज होती है। इससे क्या होता है, स्टेट्स में कंपटीशन स्टार्ट हो जाता है, कौन ज्यादा निवेश पाएगा, कहाँ पे ज्यादा आपके बिजनेस बिजनेस आए, तो वहां से क्या होता है, इस फेज को भी बोलते हैं व्हाट, कॉम्पिटेटिव फेडरलिज्म, कॉम्पिटेटिव फेडरलिज्म, ठीक है। जैसे अब यही होता है इवोल्यूशन, नाउ अंडरस्टैंड दैट फेज व्हाट, ये जो फेज था पहला, दैट वाज लाइक, ये जो फेज था हमारा पहला, ये जो ये फेज था, इसमें था क्या, कोऑपरेटिव, ओके। देन इमर्ज कन्फ्रंटेड, देन इमर्ज व्हाट, कॉम्पिटेटिव फेडरलिज्म, यही इवोल्यूशन ऑफ फेडरलिज्म है। अब प्रेजेंट पे आते हैं। अब प्रेजेंट में क्या है कि इंडियन गवर्नमेंट जो प्रेजेंट की है अंडर ऑनरेबल प्राइम मिनिस्टर मोदी, it always look for cooperative federalism, मतलब he favored cooperative federalism, that's why he took 4 to 5 initiative which favored the cooperative federalism mechanism. One was he started concept of Niti Aayog, that means instead of centralized planning under the planning commission, there was a concept of team India where the state CM will participate and there will be a cooperative mechanism, and it was based on a bottom up approach, unlike one size fit for all. बॉटम अप अप्रोच का मतलब होता है हमें प्लानिंग रीजनल इश्यूज को ध्यान में रख के करनी होती है। देन देयर सेकंड स्टेप वाज जो 14 एंड 15 फाइनेंस कमीशन में क्या होता है, पहले 13 फाइनेंस कमीशन में जो आपका सेंटर का डिविजिबल पूल होता है, जहां पे सेंटर को स्टेट को पैसे देने होते हैं, ठीक है। पहले 13 फाइनेंस कमीशन में 32% था, उसको बढ़ा के 42% कर दिया जाता है 14 में, एंड 15 में आपका 41% है, अभी प्रेजेंटली ये है, ठीक है। तो यहाँ से क्या हुआ, स्टेट को पैसे ज्यादा मिलने लगे, उनकी फाइनेंशियल डिपेंडेंस ऑन अ सेंटर वो कम हो गई, क्लियर। देन देयर वाज द फॉर्मलाइजेशन ऑफ द जीएसटी, जीएसटी के फॉर्मुलेशन से क्या हुआ, आपकी जीएसटी काउंसिल बनी। जीएसटी काउंसिल कैसे वर्क करती है, आपकी जो जीएसटी काउंसिल है वो क्या है, यहाँ पे सेंटर का 1/3 पार्टिसिपेशन है, स्टेट का 2/3 एंड 3/4 मेजोरिटी चाहिए। अब यहाँ पे क्या है ना, वोटिंग पावर होती है, और प्लस जीएसटी काउंसिल 279A में है, यहाँ पे भी क्या है, कोऑपरेटिव मैकेनिज्म है, स्टेट्स एंड सेंटर आर कोऑपरेटिव, ठीक है, वो एक दूसरे से कोऑपरेटिव करके टैक्सेस लगा रहे हैं, इनडायरेक्ट टैक्सेस। फोर्थ स्टेप था रेशनलाइजेशन ऑफ सेंट्रली स्पॉन्सर्ड स्कीम। यहाँ पे क्या था कि जो आपकी जो पहले अराउंड 100 के आसपास थी, वो 100 के आसपास से सीधे 28 कर देते हैं, मेजर स्कीम्स को रेशनलाइज कर देते हैं। इससे एक चीज थी कि सेंटर का जो सेंट्रली स्पॉन्सर्ड होती है उसमें सेंटर 60% पे करता है, स्टेट 40%। देन इन सम स्पेस लाइक आपके यूटीज और जो आपके माउंटेनियस स्टेट्स हैं, वहां पे सेंटर 90% करता है, स्टेट 10%। अब यहाँ पे रेशनलाइजेशन ऑफ सेंट्रली स्पॉन्सर्ड स्कीम के साथ साथ क्या हुआ था, स्टेट्स को क्या बोल दी गई थी, देयर वाज लाइक उनको ना थोड़ा सा फ्रीडम दे दी गई थी, स्टेट्स वर गिवन फ्रीडम कि वो ना अपने रीजनल इशू के अकॉर्डिंग काम कर सकते हैं, ठीक है। अभी रिसेंटली जो 2025 में रिसेंटली एक डिबेट हुई है कोऑपरेटिव की, कोऑपरेटिव स्टेट सब्जेक्ट, जहां पे यूनियन मिनिस्टर ऑफ कोऑपरेटिव दैट इज अमित शाह, उन्होंने एक डिबेट एक मीटिंग ऑर्गेनाइज करी जहां पे कोऑपरेटिव की प्लानिंग कर रहे हैं, दैट इज अ स्टेप टुवर्ड्स कोऑपरेटिव फेडरलिज्म। अब देखो, अब इसमें कुछ इश्यूज भी हैं। अब जैसे फेडरल इश्यूज में सबसे पहला इशू है जीएसटी कंपनसेशन का।
जहाँ पे रेशनलाइजेशन, अगर जीएसटी होगा तो उससे क्या होगा, रेवेन्यू लॉस होगा। तो जो स्टेट पे रेवेन्यू लॉस ज्यादा होगा वो दे आर आस्किंग फॉर कंपनसेशन, और कंपनसेशन पहले से चला आ रहा है, ठीक है। फिर डीलिमिटेशन की बात होगी। डीलिमिटेशन में क्या है, जो साउदर्न स्टेट है उन्होंने पॉपुलेशन कंट्रोल करी, तो जिन स्टेट में पॉपुलेशन कंट्रोल नहीं के लिए यूपी, उनका जो परसेंटेज होगा आपके लोकसभा सीट में बढ़ जाएगा, जबकि केरला तमिलनाडु का कम नहीं होगा। तो डीलिमिटेशन कमीशन भी एक इशू है डिबेटेबल सेंटर स्टेट की फाइट में। तीसरा इशू था फाइनेंस कमीशन। अभी फाइनेंस कमीशन का क्या है कि जो एक होता है वर्टिकल डिस्ट्रीब्यूशन, दैट इज फ्रॉम सेंटर टू स्टेट, देन देयर इज अनदर कॉल्ड हॉरिजॉन्टल डिस्ट्रीब्यूशन, दैट इज अमंग द स्टेट्स, हाउ मच मनी गिवन टू स्टेट्स। यहाँ पे क्या है कि बिकॉज पॉपुलेशन इज क्राइटेरिया, सो यूपी एंड बिहार गेटिंग मच हायर कंपेयर टू व्हाट कर्नाटक एंड तमिलनाडु शुड गेट। तो यहाँ पे भी इशू है। प्लस अभी तमिलनाडु गवर्नमेंट ने एक रेस किया है कि हमें 41% से 50% करो हमारा डिविजिबल पूल से पार्ट, तो ये भी एक डिबेटेबल चल रहा है। एफआरडीएम में क्या है, ये सेंटर ने एक पास किया, यहाँ पे क्या है, जो आपके स्टेट्स हैं उन पे बोरोइंग लिमिट लगा दी गई 3% ऑफ देयर जीडीपी। प्लस आर्टिकल 293 इज वेरी इंपॉर्टेंट फ्रॉम द मेन से पर्सपेक्टिव। यहाँ पे क्या होता है, अगर स्टेट बोरो कर रहे हैं और सेंटर से, और उन्होंने बोरोइंग को वापस नहीं पे किया है, तो उनको कुछ भी बोरो करने से पहले सेंटर की परमिशन लेनी पड़ती है, दैट इज अंडर 293 क्लॉज 3 में है, ठीक है। देन देयर इज द लैंग्वेज इशू, इंपोजिशन ऑफ हिंदी, ये बहुत बड़ा इशू है। अब इसको स्टेट रिऑर्गेनाइजेशन एक्ट पे क्वेश्चन आ चुका है, अभी भी आया है 25 में मेंस में। इसने क्या किया था, इंडिया की जो लिंग्विस्टिक डाइवर्सिटी उसको मेंटेन कर लिया था। यहाँ पे क्या हुआ था, फर्स्ट टाइम हमने स्टेट्स को बनाया था ऑन द बेसिस ऑफ लैंग्वेज। तो यहाँ पे ये पाकिस्तान नहीं कर पाया था, ना कि यूएसआर कर पाया था, वहां पे डिवाइड हो गया, इंडिया ने मेंटेन कर ली। बीएसएफ का इशू है, 15 जगह उन्होंने 50 किलोमीटर की परमिशन दे दी है, तो वहां से क्या लॉ एंड ऑर्डर पे बीएसएफ का इंटरफेरेंस हो रहा है, जिसको वेस्ट बंगाल और पंजाब क्रिटिसाइज कर रहे हैं। ईडी ये मिसयूज है, पॉलिटिकल वेंडेटा चल रहा है, गवर्नर का इशू है जो चली रहा है, ठीक है। सो दैट वाज आपको वे फॉर सरकार या पुंछी ऐसे कर देना, सबका साथ सबका विकास फाइनेंस कमीशन। आई होप आप लोगों को ये चीज क्लियर हो गई होगी कि अल्टीमेटली व्हाट वाज द ऑब्जेक्टिव ऑफ द फेडरलिज्म। अभी सब क्लियर है, इसमें किसी को डाउट हो तो आफ्टर क्लास पूछ सकता है। क्लियर?